हाँ जी, तो देखो पॉइंट अपन ने क्या करा था डिस्कस, पॉइंट अपन ने करा था डिस्कस की एक तो मीनिंग के बारे में, एक डेफिनेशन के बारे में। मीनिंग में अपन ने बात कर ली थी कि सर कंपनी का मतलब क्या था कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन था जिसमें कि अपन क्या करते थे कि जिसमें कि अपन कोई बिजनेस चलाते थे फॉर गेन या फॉर प्रॉफिट के पर्पज से अपन बिजनेस चला रहे थे और उसको अपन ने रजिस्टर्ड कराया था कहाँ पे, कंपनीज एक्ट में, ठीक है ना, उसको अपन ने बोला था कंपनी। उसके बाद में फिर अपन आए थे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में अपन ने 2 टुकड़े पढ़े थे। डेफिनेशन दी गई थी कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। उसमें क्या बोला गया था डेफिनेशन के 2 टुकड़े में कि कंपनी का मतलब किससे है, जिसको कि आपने या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर और या फिर उससे पहले का जो कंपनीज एक्ट है, अर्लियर जो कंपनीज एक्ट है उसमें आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया, उसको अपन ने क्या बोला, कंपनी बोला था। फिर मैं आपको बता रहा था पॉइंट कि अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे इस शब्द के ऊपर जो लैटिन वर्ड है इसमें अपन ने क्या सीखा था, इसमें अपन ने पॉइंट ये डिस्कस किया था कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी शब्द आया कहाँ से, 2 जगह से आया था। पहला कॉम, दूसरा पेनिस। तो जो कॉम था, कॉम का मतलब क्या था, कॉम का मतलब था साथ, और पेनिस का मतलब था पीस ऑफ ब्रेड। मतलब कि जब हम क्या करते थे ओल्डन टाइम में, पुराने समय में जब साथ में बैठकर खाना खाते थे उस समय जो व्यापार की प्रॉब्लम होती थी उसको हम डिस्कस करते थे और उस प्रॉब्लम को जो डिस्कस करते थे वो खाना खाते समय किया जाता था। तो वहां से शब्द कौन सा जनरेट हुआ, कंपनी शब्द जनरेट हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ आज की तारीख में, जिसका मतलब हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साथ में बैठकर जब कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, कुछ गेन करने के लिए, तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। ये अपन ने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद कल फिर अपन ने डिस्कस किया था इसका फीचर। फीचर में जो अपन ने पॉइंट डिस्कस किया था, सबसे पहला डिस्कस किया था अपन ने सेपरेट लीगल एंटिटी का। उस सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पॉइंट में अपन ने क्या डिस्कस किया था बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पॉइंट में अपन ने क्या डिस्कस किया था बताओ। क्या आपकी जो कंपनी है उस केस में क्या होगा कि जो आपकी कंपनी है, ये ध्यान रखना कि वहां पे वो कंपनी अलग रहेगी और कंपनी के जो शेयर होल्डर है, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, ये लोग अलग रहेंगे। इनको क्या नहीं माना जा सकता, एक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस होता है अलग। कब होता है लीगल एग्जिस्टेंस, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, कहां पे, लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 यानी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। तो कंपनी को एग्जिस्टेंस अलग मिल जाता है और कंपनी को बनाने वाले जो लोग होते हैं, प्रमोटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, उनका एग्जिस्टेंस अलग होता है। हम दोनों को एक नहीं मान सकते। समझ गए बात, ये अपन ने बात करी थी। फिर उसमें अपन ने एक बात करी थी कि साहब यहाँ पे जो आपके लोग होंगे वो क्या होंगे, इसमें अपन ने पढ़ा था वो लाइक माइंडेड पर्सन वाला कहाँ गया, अच्छा वो तो मीनिंग में चला गया, चलो उसको तो छोड़ो। हाँ इसमें, हाँ आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए अपन ने बात करी थी कि कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। कंपनी की सिर्फ जो क्रिएटिविटी होती है वो कहां पे होती है, इन द आइज ऑफ लॉ। बाकी तो कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है वो सिर्फ कहां पे मिलता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस सिर्फ कानून की नजर में रहता है, बाकी इंसान की नजर में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। दूसरी बात, कंपनी जैसे एक इंसान व्यवहार करता है, डील करता है, ट्रांजैक्शन करता है, काम करता है, उस प्रकार से आपकी जो कंपनी है उस प्रकार से वो कंपनी काम नहीं कर सकती। हालांकि कुछ काम कंपनी इंसान की तरह से कर सकती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करना, समझ रहे हो बात। कुछ तरीके के काम हैं जो आपकी कंपनी एक ह्यूमन बीइंग की तरह से कर पाएगी और कुछ काम ऐसे होंगे कि जो आपकी कंपनी एक ह्यूमन बीइंग की तरह से नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर देंगे, इसलिए हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, ना कि हम कंपनी को एक नेचुरल पर्सन ट्रीट करेंगे। ये आ गई बात समझ में अपने को। अच्छा, फिर उसके बाद में अपन ने कल डिस्कस किया था एक डायग्राम, उसमें मैंने आपको बताया था लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। और मैंने आपको लिमिटेड लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में क्या बोला था, मैंने आपको बताई थी 3 चीजें। पहला लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी, अच्छा, और तीसरा करेक्ट। अब लिमिटेड बाय शेयर के अंदर क्या होता था, क्या आपने जितने रुपए के शेयर परचेज करे उस पे आपका जितना अनपेड अमाउंट होता था, आपकी लायबिलिटी केवल उससे ज्यादा, भले से ही कंपनी का डेट असेट से ज्यादा हो जाए। समझ गए आप मेरी बात। वो कंपनी हमारी कौन सी कंपनी होती थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां होती थी, ठीक है ना, कि जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं। क्योंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनियां होती थी, गैर लाभकारी कंपनियां, जिनका कि मोटो पैसा कमाना नहीं था, प्रॉफिट कमाना नहीं था, वो कंपनियां कौन सी कहलाती थी, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी कंपनियां क्या लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर होती थी, नहीं, कौन सी होती थी, गारंटी वाली कंपनी होती थी। और उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता था कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी और कंपनी के असेट्स कम और लायबिलिटी ज्यादा, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा नेगेटिव, और जो डिफरेंस अमाउंट नेगेटिव आएगा उसको पे कौन करेगा, जो गारंटर है, जिनको कि आपने स्टार्टिंग में जब कंपनी बनी थी ना, एट द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
आपने उनसे गारंटी ली थी, ए ने कहा था मैं 100 रुपए पेमेंट करूंगा, बी ने कहा था मैं 200 रुपए पेमेंट करूंगा, तो आप जब डेट आपका नेगेटिव आएगा, जब आपका वहां पे अमाउंट निकल कर आएगा, तो आप किसको फोन करोगे? ए को। क्या बोलोगे? बोले ला 100 रुपए। बी को फोन करोगे, क्या बोलोगे? ला 200 रुपए। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो वो कंपनी थी हमारी, कौन सी वाली कंपनी? गारंटी वाली कंपनी, जिसमें कि आपकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड रहेगी? सिर्फ गारंटी के अमाउंट तक, उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं है। तीसरी कंपनी कौन सी थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां कहां होती है? यहाँ नहीं होती, यूके के अंदर होती है, फॉरेन में नहीं, यूके के अंदर। ऐसा बोलो, फॉरेन में तो अमेरिका भी आता है, चाइना भी आता है, जापान भी आता है, बट तुमको बोलना है यूके, स्पेसिफिकली कोट करना है सर इंग्लैंड के अंदर होती है। दूसरी बात आप एक और ध्यान में रखो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में जो आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड किस ग्राउंड पे होती है? और गारंटी। शेयर कैपिटल के बेसिस पे कैसे होगी कि आपसे जो शेयर कैपिटल का पैसा है वो तो मांगा ही मांगा जाएगा, उसके अलावा क्या होगा? आपसे और भी पैसा मांगा जा सकता है। गारंटी वाले में क्या होता था सर? गारंटी वाले के अंदर आप ध्यान रखना कि आपने जितनी गारंटी का अमाउंट बोला था उतनी गारंटी का पैसा तो आपसे मांगेंगे, उसके अलावा यदि कंपनी का और डेट रख गया तो वो भी आपको देना पड़ेगा। यहां तक कल अपन ने पढ़ा था। आज कोई दिक्कत है यहां तक में तो पहले पूछो, नहीं तो अपन आगे चलेंगे। डन? बढ़ाएं गाड़ी। ऑनलाइन बेटा कोई दिक्कत? ऑनलाइन कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, चले आगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब बढ़ाओ गाड़ी। परपेचुअल सक्सेशन है ना, यहीं से पढ़ना है ना। चल इसको लॉक कर देते हैं, ये लॉक हो गया और ये काम कर रहा है। अरे क्या है? गॉट इट। अब आओ जी बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन पे। क्या होता है? सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। ऑनलाइन तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे बेटा? नहीं? ठीक है, देखो इसको मैं क्या बोलता हूं, इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूं नेवर एंडिंग। मतलब जो लगातार चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। आप जिस स्कूल में पढ़े, पास हो गया है, 12th करके आए, उसके बाद भी वो स्कूल चल रहा है ना, या बंद हो गया? आपसे पहले जो आपका सीनियर बैच था, जब आप 11th में थे तो वो सीनियर बैच था 12th में, वो पढ़ के गया, स्कूल बंद हुआ? आप पास आउट होके आ गए तो आपके जो जूनियर 11th में, जब वो 12th में है, वो पढ़ के पास हुए, स्कूल से बाहर है, तो स्कूल बंद हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट में कम, स्टूडेंट में गो, बट द स्कूल, कोचिंग, यूनिवर्सिटी विल फॉरएवर। आ गई बात समझ में? इसका पॉइंट मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट की जगह रखो अब आप किसको? शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर और मेंबर में कम एंड में गो, बट द कंपनी सर्वाइव फॉरएवर। मतलब कंपनी के अस्तित्व पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कल आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी का, उसमें आपने क्या बोल दिया था कि सब कंपनी अलग है और उसके मेंबर और शेयर होल्डर अलग हैं। तो यदि इसके मेंबर और शेयर होल्डर मर भी गए, ये मेंबर और शेयर होल्डर इधर मेरा हाथ और ये कंपनी है, यदि ये मेंबर और शेयर होल्डर, ये 5 मेंबर 5 शेयर होल्डर, यदि इसमें से एक भी मर गया या इनमें से एक भी जिंदा हुआ तो क्या इस पे कंपनी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। बस यही कल अपने पढ़ा था कि यदि कोई भी मेंबर, शेयर होल्डर, प्रमोटर, डायरेक्टर मर जाए, पागल हो जाए या कुछ भी उसके साथ घटना घट जाए, इस पे किसी भी प्रकार का फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस यही समझाना चाहता। तो यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी आपके नया शेयर होल्डर आए, शेयर होल्डर जाए, शेयर होल्डर मर जाए, शेयर होल्डर दिवालिया हो जाए, शेयर होल्डर के साथ में कुछ भी घटना घट जाए, बट कंपनी के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसी कंपनी डे 1 पे थी वैसी की वैसी कंपनी आज भी रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ करेक्ट लॉ। उसको बनाया किसने? लॉ ने। तो उसको मारेगा भी कौन? तुम्हें बनाया किसने? तो तुम्हें मारेगा भी कौन? मैं मारूं तो? मैं मारूं तो जेल की सजा हो जाएगी। बस यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें बनाया भगवान ने, तो तुम्हें मारेगा भी कौन? मतलब अपने को मारेगा भी कौन? नेचुरल डेथ। क्योंकि हम नेचुरली तरीके से पैदा हुए तो हमारी डेथ भी नेचुरली तरीके से ही होगी, तब तो बच जाएंगे।
वरना क्या होगा, वरना उस जगह पे तुम्हारे को और मेरे को फांसी की सजा हो जाएगी। तो बस यही पॉइंट मैंने तुम्हें समझाया क्या, कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आपका यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर आए जाए कुछ भी करे, उससे कहीं कोई फर्क नहीं है, कंपनी अपनी चाल से चलती जाएगी। जैसे वो बोलते हैं ना, हाथी अपनी चाल से चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बस ये वही डायलॉग है। क्या हाथी कौन, हाथी लिमिटेड कंपनी, वो हाथी लिमिटेड चल रही है, और बाकी जो है वो शेयर होल्डर आपके आए, शेयर होल्डर कुछ भी कहे, शेयर होल्डर जाए, कंपनी अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या बोला, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब नेवर एंडिंग, जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अब पढ़ो, द कंपनी हैज इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी की लाइफ कहां से कहां तक होती है, इनकॉर्पोरेशन मतलब बर्थ से लेकर वाइंडिंग अप यानी कि डेथ। तो कंपनी का लाइफ कहां से शुरू होगी, जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और कंपनी की लाइफ कहां पे एंड हो जाएगी, जहां पे उसका वाइंडिंग अप हो जाएगा, मतलब कंपनी बंद हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, फिर क्या लिखा, देखो समझा सकते हो लाइन, भाई मेंबर आएगा, मेंबर जाएगा, उससे कंपनी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़े। मैंने स्कूल वाला एग्जांपल दिया, देख लो तुम, तुम्हारा स्कूल अभी भी चल रहा है, तुम्हारा स्कूल अभी भी चल रहा है ना, तुम जिस स्कूल से पढ़ के आए, तो तुम जब पढ़ रहे थे उससे पहले भी बैच पास हुआ तो भी तुम्हारा स्कूल चल रहा था, फिर तुम पढ़ के पास हुए तो भी चल रहा था, फिर तुम्हारे जूनियर पढ़ के निकले तो भी चल रहा था, तो स्कूल तो बराबर चल रहा है, स्कूल बंद कहाँ हुआ, मेरा वाला हो गया था लेकिन मैं एक्सेप्शन में आता हूँ इसलिए, समझ गया बात, आप एक्सेप्शन में ही हैं भाई, हर हाथ में एक छोटी उंगली तो होती है ना, बस वही एक्सेप्शन है। तो पॉइंट ये है कि आप ये ध्यान रखना कि आप चाहे किसी भी कंपनी के मेंबर बनो, अभी आपने शेयर खरीदे, अभी जस्ट, और 2 मिनट बाद बेच दिए, समझ रहे हो, अभी जस्ट आपने शेयर खरीदे और 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद में बेच दिए, तो बताओ क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ लिया, मेंबर में गो, मेंबर में कम, मेंबर जाएगा, मेंबर आएगा, बट द कंपनी सर्वाइव अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी का सर्वाइवल कहां तक चलेगा, जब तक कि कंपनी का कानून के द्वारा वाइंडिंग अप नहीं कर दिया जाता है तब तक। क्यों? क्योंकि कानून क्रिएशन किसका है, लॉ का, तो कंपनी की जो डेथ है वो डेथ भी किसके द्वारा होगी, डेथ बाय लॉ। आ गई कहानी समझ में, यह ध्यान रखना, डन है। चलो उसके बाद में अब आया सेपरेट प्रॉपर्टी, बताओ यारो क्या है ये कॉन्सेप्ट, भाई सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा, ठीक है, अच्छा ब्लैक ही चल रहा है क्या, यहाँ पे फिंगर से काम कर रहा है, कोई बात नहीं, या एक काम करो ना, सचिन सर बैठे होंगे ना उधर, देखो एक बार पीछे, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, एक काम करो वापस इसी पे आओ, इधर बता देता हूँ। देखो प्रोविजन क्या है, प्रोविजन है सेपरेट प्रॉपर्टी का, ठीक है, इधर समझना, वो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया इसलिए समझा रहा हूँ इधर। अब एक चीज समझो, क्या आप बोल रहे हो ना कि कंपनी, ये कंपनी है और ये कंपनी को बनाने वाले लोग हैं, कंपनी इनसे अलग बोल रहे हो ना, ये अलग वो अलग, यही बात हो रही है अपनी, ठीक है। अब एक बात बुद्धि लगाओ, जब कंपनी का आपने एक लीगल एग्जिस्टेंस दे दिया, समझना, जब कंपनी को आपने एक लीगल एग्जिस्टेंस दे दिया तो कंपनी का अपना एक नाम है, कंपनी की अपनी एक पहचान है, तो क्या कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? कर सकती है ना। उसी प्रकार से क्या कंपनी उस प्रॉपर्टी को परचेज करके यूज कर सकती है? यदि कंपनी उसको यूज कर ले, वो सेकेंड हैंड हो जाए, बेचने की जब इच्छा हो तो क्या कंपनी उसको बेच सकती है? यस सर। क्या सर कंपनी अपने उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी को किसी को डोनेट गिफ्ट कर सकती है? यस सर। क्यों?
क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। एक बात बताओ, आपने अपने पॉकेट मनी से या आपने अपनी सैलरी रेम्यूनरेशन से कोई मोबाइल खरीदा, अब आप उसको तोड़ो, फोड़ो, किसी को गिफ्ट दो, या आप उसको संभाल के उसका उपयोग करो, ये आपकी मर्जी है ना? बताओ, क्या मैं आपके मोबाइल को तोड़ फोड़ सकता हूं? क्या आप मेरे मोबाइल को तोड़ फोड़ सकते हो? क्यों? बस आप क्या बोले, वो आपकी प्रॉपर्टी। आप कौन? ये। और आप कौन? ये। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब अपन ने क्या सीखा? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर होती है, जिसको कंपनी के द्वारा अपने बिजनेस में उपयोग में लाया जा सकता है, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, उसको और डेवलप किया जा सकता है। समझ रहे हो बात? लेकिन यदि कोई भी आपका शेयर होल्डर है यहां पे, या कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी प्रमोटर है, तो वो क्या क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये प्रॉपर्टी किसकी है ना? वो एक क्लेम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट भी बीच में आके लगेगा। और वो क्या बोलेगा? वो कॉन्सेप्ट ये बोलेगा कि बोले साहब आपकी एक कंपनी जो है और आपके जो मेंबर हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों सेपरेट है, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी आपकी और आपकी प्रॉपर्टी आपकी, एक दोनों व्यक्ति एक दूसरे के बीच में आकर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। क्लियर हुआ क्या फंडामेंटल? बोलो, कोई डाउट? अब एक चीज इसमें नोट कराने की है, वो नोट कर लो, लिखो जो मैं बोल रहा हूं, पॉइंट लिखिएगा। मैं क्या, ऐसे हो कैसे सकता है कि मेरे जैसे आदमी से एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए? ऐसे हो कैसे सकता है? यही तो ये बचपन की आदत है मेरी। वो बचपन में कई बच्चे होते थे ना जिनको वो कार दे दी जाती थी या खिलौने वाला हवाई जहाज, तो बहुत सारे लोग तो उसको संभाल के रखते थे। मेरे को आप सुबह दे के जाओ, शाम तक टायर वहाँ मिलेगा, लाइट उधर मिलेगी, और उसकी मोटर निकाल के मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ कि ये चलता कैसे। सेम। तो फिर तो ठीक है, फिर तो तुम भी आ ही जाओगे एक दिन इधर। दी ऐसा है तो वही इतनी देर से मेरे खुजली यही चल रही थी, क्योंकि कल भी नहीं हुआ ये काम, अभी इधर करके देखा तो भी नहीं हुआ, फिर सर की ज़रूरत पड़ी तब भी नहीं हुआ, वो भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी हो गया काम, देख लो। ठीक है, अब सुनो, हाँ मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हारे को बात, वो लिखवा रहा था। लिखो आप इसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इसमें लिखना, सेपरेट प्रॉपर्टी वाले में लिखना। लिखो, अ शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम अ शेयर होल्डर, ब्लू में तुम्हें दिख रहा है ना बेटा? A shareholder cannot claim any insurable interest। बेटा माइक ऑफ कर दो, ऑनलाइन माइक ऑफ कर दो बेटा जिसका ऑन है। A shareholder cannot claim any insurable interest in any property of the company। कोई बता सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये है क्या, क्या लिखा मतलब मैंने? ए शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ये क्या है? ये क्या है? क्या चीज? इंश्योरेंस? जैसे नहीं सर, इनकम नहीं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात है, इनकम नहीं। एक मिनट, हाँ हाँ
आपने आगे का आंसर बता दिया, इसमें पीछे वाला आंसर और आएगा एक, बताया सही है, लेकिन आपने आंसर का पार्ट 2 बता दिया, पार्ट 1 नहीं बताया। पहले पार्ट 1 बताओ। नहीं 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 नहीं, अब मैं बताऊं क्या होता है कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनीज एसेट, बिल्डिंग, ठीक है। नहीं यार एक काम करते हैं, बिल्डिंग मत लो इसको, इसको एक काम करो गाड़ी बना दो। अरे क्या है, रुक जा, हमारी गाड़ी ऐसी है, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या करा, इस गाड़ी का कराया इंश्योरेंस, कहां से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। तुम्हारी LIC हो रखी है किसी की, आपकी भी और आपकी और हुई है LIC, सबकी है LIC है, किस किस की एंट्रेस करना, तो LIC तुम्हारी है ही नहीं। LIC तुम्हारी है ही नहीं, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला LIC हो रखी है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो रखा है तुम्हारा, तुमने खरीद रखा है। नहीं इसका मतलब ये, मैं ये कहाँ बोला, मैं ये तो बोला ही नहीं कि तुमने इंश्योरेंस की एक पॉलिसी ले रखी है, या तुम इंश्योर्ड हो क्या, या तुमने कोई इंश्योरेंस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्या, मैंने ये तो बोला ही नहीं। मैंने तो बोला क्या, क्या तुम्हारी LIC हो रखी है क्या, मतलब तुम LIC के मालिक हो क्या। आपने हैंड रेज किया था सबसे पहले तो नहीं, और नहीं हो सकते, सरकार का कंट्रोल है आपको पहले प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा उसके लिए, वो तब संभव है, क्योंकि LIC जो है गवर्नमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो 50% से ज़्यादा के सरकार के हाथ में होते हैं। तो इसलिए अब भले आप 49 के मालिक बन जाओ, लेकिन आप 51 के मालिक नहीं बन सकते, और जब तक आप 51 के मालिक नहीं बनोगे तब तक आप कंपनी के ऑनर नहीं बन पाओ। खैर छोड़ो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अब सुनो, मैंने LIC कंपनी से क्या करा साहब, एक इंश्योरेंस कराया गाड़ी का, कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस कराता ना, वो कराया अपन ने। अब लेकिन पता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पैसा था, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रीमियम पेड बाय राम, और राम कौन है, राम कंपनी का एक मेंबर है जो शेयर होल्डर है, दूसरे शब्दों में देखा जाए, समझ रहे हो। राम ने क्या करा कि राम ने वो प्रीमियम का पैसा पेमेंट किया साहब, कंपनी ने नहीं किया। गाड़ी किसकी, कंपनी के डायरेक्टर बोले यार हमारे पास में तो फंड का प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम एक काम करो राम, तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम ये यार गाड़ी का इंश्योरेंस करा दो। राम ने कहा ठीक है सब करा दे, तुम कोई दिक्कत नहीं, करा दिया। इंश्योरेंस का पैसा किसने दिया, राम कौन है, शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डर का अधिकार इस गाड़ी में हो सकता है, लेकिन पता है अभी ये क्या क्लेम कर रहा है, जब ये गाड़ी डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी आती है, और इंश्योरेंस कंपनी आके आपको क्लेम देती है, तो पता है मिस्टर राम सबसे आगे जाके खड़ा हो जाता है, बोलता है लाओ मुझे दो। बताओ क्या कंपनी इसको क्लेम देगी क्या, जो नहीं, प्रॉपर्टी तो कंपनी के, पैसा तो इसने दिया था प्रीमियम का, उसका क्या, लगाओ दिमाग, बस यही चीज है, ये सोचो कहाँ है। नहीं, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी दो अलग अलग चीजें हैं, जीन्स और इसमें फर्क होता है ना, कि तुम उसको एक ही मानते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ ये गाड़ी तो कंपनी की है, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा आपने दिया है। अब झगड़ा ये है, आप जज हो कोर्ट के अंदर, आपको ये डिसाइड करना है कि वो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा इस राम को शेयर होल्डर को मिले या कंपनी को मिले।
कंपनी को। क्यों? ये कह रहा है बोले मैंने जो पैसा दिया उसका क्या? करेक्ट। आप एक बात ध्यान रखना, यहां पे मैंने लाइन लिखी है, शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। यानी कि अब आप एक बात बताओ, राम ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करके क्या उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? यस आया। लेकिन उसके बाद भी मिस्टर राम जब यहां पे इंश्योरेंस कंपनी इस गाड़ी के डैमेज होने का पैसा देगी, क्लेम देगी, तो मिस्टर राम ये नहीं कह सकता कि बोले लाओ साहब ये गाड़ी मेरी है और ये पैसा मेरे को दो। बोले क्यों? बोले कंपनी को क्या बोल रहा है वो? इसलिए बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देने को क्योंकि बोले साहब इसका इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किसने किया था? मैंने किया। तो जज क्या बोलेगा कोर्ट का? बोले भाई ऐसा है देख पहली बात तो ये गाड़ी किसकी है? ये कंपनी की। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस इंश्योरेंस के पैसे को लेगी, क्लेम को लेगी। अब राम बोलेगा बोले साहब नहीं जज साहब गलत कर रहे हो आप, मेरे साथ तो इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो गया। बोले क्या हो गया तेरे साथ बता? बोले साहब मैंने 1 लाख रुपए प्रीमियम पेमेंट कर दिया अब तक इस गाड़ी का, प्रीमियम का, व्हीकल इंश्योरेंस का। वो 1 लाख रुपए कौन देगा? कौन सी कंपनी? ये गाड़ी है एक्स लिमिटेड की, बताओ। करेक्ट। तो वो 1 लाख रुपए का रियम्बर्समेंट मिलेगा कहां से? एक्स लिमिटेड से। किसको? उस राम को। आ गई बात है? तो राम ने क्या करा था? खर्चा इंश्योरेंस का ही करा था ना। बोले तेरा पैसा पकड़ निकल। आ गई बात है? और क्लेम का पैसा किसके पास आ गया? कंपनी के पास। समझ गया बात फंडामेंटल क्या? इसलिए पॉइंट ये कहता है कि किसी भी शेयर होल्डर का कंपनी की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट छोड़ो, इवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। भूल जाओ। अब बताओ कोई दिक्कत? डन। अब ये बात नोट कर लो फटाफट से। कर लिया ना? हटाऊं? चलूं फिर आगे? अब सुनो, अपन कहां थे? किस पॉइंट में थे? ये परपेचुअल सक्सेशन अपना हो गया। अच्छा ये वाला सेपरेट प्रॉपर्टी भी हो गया। अब सुनो, अब आओ कॉमन सील वाली बात इस पे। अब तो आ गया अपने को तरीका। ये लो अब थोड़ी ना अपन अनपढ़ है, अब तो हमें तरीका पता लग गया। अब आओ सुनो जी, अब देखो बात होती है कॉमन सील की। यारो कॉमन सील क्या होती है? हाँ, कंपनी का साइन, कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी का ठप्पा, सील, ऐसा स्टैम्प। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। जिसने बोला कंपनी का साइन वो सही बोल रहा है। क्या? कि जो कॉमन सील है वो कॉमन सील क्या है? इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। ये ध्यान में रखना। ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। समझ गए पॉइंट क्या है? ये कंपनी का क्या है? कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर है। क्यों? क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद तो साइन कुछ कर नहीं सकती, तो फिर साइन कौन करेगा? कंपनी की जो कॉमन सील है वो कॉमन सील अपने आप में इस बात के लिए ऑथोराइज्ड है, या कानून इस बात को मान के चलता है कि जहां पे कंपनी की आपने कॉमन सील लगा दी उसका मतलब क्या हुआ? कि कंपनी के द्वारा खुद से साइन कर दिया गया है। अजम्पशन लिया जाता है एक प्रकार से, ध्यान रखना। अब लेकिन तो मैं बताता हूं ये कॉमन सील दिखती कैसे। ये देख रहे हो? एक मिनट, और इसका जूम करने का सिस्टम कहां से होता है भाई? अच्छा हाँ, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेने का है। अब सुनो, इसको लॉक कर दे पहले अपन। अब देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा, बोले स्टेपलर है ये। तो भाई स्टेपलर नहीं है ये कॉमन सील है। ये कॉमन सील ऐसी कैसी है? बोले सर बताता हूँ, ये लोहे की बनती है, करीबन आधा किलो इसका वजन होता है। समझ गया बात? यदि पैर पे गिर गई ना बाई चांस तो पंजे टूट जाएंगे सारे गिरते ही, जबरदस्त। अब सुनो, आप इसका ये वाला हिस्सा देख रहे हो? ये वाला हिस्सा, ये क्या? इसका माउथ है, जैसे तुम्हारा माउथ है ना ऐसे। अब तुम अपने माउथ में कागज फंसाओ, अंदर है दांत, और दांतों के बीच में फंसाओ, और फिर क्या करो?
उसको फिर ऐसे दबाओ, दबते क्या होगा, कागज पे क्या छपेगा, दांत के निशान। आ गई बात समझ में, यही होगा। अब मैं ये कहूं कि उस दांत के निशान को मिटाओ, मिटेगा, क्या होगा, उसको फाड़ना ही पड़ेगा, तभी होएगा सोल्यूशन, वरना नहीं होएगा ना। बस वही कॉमन सील है। मतलब ये जो हिस्सा आ रहा है ना, ये जहां पे आप दो सर्किल देख रहे हो बने हुए, दो सर्किल गोल वाले, इन दोनों गोल वाले सर्किल के अंदर क्या होता है, तो मैं पॉइंट बताता हूं। यहां पे ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर, अपन नाम दे देते हैं L1 और अपन नाम दे देते हैं L2। ऊपर वाली लेयर को अपन ने L1 बोला, नीचे वाली को L2 बोला। L1 वाली में क्या होता है, इस पे नाम लिखा हुआ रहता है कंपनी का, नेम ऑफ कंपनी, है ना। और एक नीचे वाली लेयर है ना, इसकी मशीन की जो नीचे वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर है, इस वाली लेयर पे क्या होता है, L2 लेयर पे ध्यान रखना क्या लिखा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। समझ गया मेरी बात। बोले सर इससे अब हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं। अब सुनो मेरी बात, आप क्या करोगे, ये जो इसका मुंह है ना, ये वाला, ये तो खुल जाता है, जैसे पंचिंग मशीन या स्टेपलर होता है ना, उसका मुंह खुला हुआ रहता है, फिर आप उसमें कागज लगाते हो। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे कागज लगाना है, इसमें लगा दिया। जिस कागज पे, जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस एग्रीमेंट पे आपको एक कॉमन सील लगानी है, आप इस कागज को यहाँ फंसाओगे और कागज को यहाँ पे फंसाने के बाद में क्या करोगे, इसको डाउनवर्ड प्रेस करोगे नीचे की तरफ। तो जैसे ही प्रेस करोगे तो होगा क्या, जो L1 और L2 है ना, L1 और L2 वो दोनों क्या होंगी, दबेगी। और L1 और L2 के दबते क्या होगा, जो कागज है ना, कागज क्या होगा, निशान पड़ेगा ना पेपर पे। उसी प्रकार से यहां पे क्या होगा कि जब तुम L1 और L2 वाली लेयर के बीच में कागज फंसाओगे और इसको नीचे दबाओगे ना, तो दबाते ही ऊपर तो क्या छपेगा और नीचे, अब वो पेपर बाहर निकाल लो। तो तुमने है ना कई शादी के कार्ड या विजिटिंग कार्ड ऐसे देखे होंगे जिसपे अक्षर ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं, जब उंगली फेरते हो उस पे तो ऐसा लगता है कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो नहीं समझ में आता, लेकिन कुछ लिखा हुआ है ये पता लगता है, होता है ना ऐसा। या तुम स्कूल और कॉलेज में बैठ के काम करते थे, क्या दो पेज के बीच में सिक्का फंसा के पेंसिल रगड़ते थे, पेपर पे छप जाता था सिक्का, लेकिन ज्यादा रगड़ देते थे तो वो सिक्के की जो आकृति होती थी, जो शेप होता था, वो पूरा का पूरा छप जाता था। उसको रबड़ से मिटाने के बाद भी वो सिक्का वहां पे दिखता था ना। बस वही कॉमन सील है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे ही जब आपकी कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है ना कंपनी का, और कंपनी ने कॉमन सील अपनी बनवा रखी होती है, तो कंपनी क्या करती है, उस पर वो कॉमन सील लगा देती। तो पेन से या इंक से, स्याही से कोई सिग्नेचर नहीं होता, बल्कि मशीन से क्या होता है, वो नाम आपका उस पर छप जाता है। तो अब क्या होगा, उसको आप मिटाने की कोशिश करोगे ना, वो मिटेगा ही नहीं। कर लो एक्सपेरिमेंट, कागज खा लो एक बार। अरे खा लो से मेरा मतलब कागज दांतों के बीच में दबा के उसको निशान बनाओ, फिर मिटा के देखो, देखिए मिटता है क्या, नहीं मिटेगा। उसको कागज को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कागज को फाड़ना पड़ेगा। बस वही चीज तुम्हें मैं सेम यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाली लेयर पे तो L1 लेयर पे तो कंपनी का नाम छपेगा और L2 पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। और अच्छा वो नीचे की तरफ से छपेगा तो ये मतलब ना पीछे छपेगा, फ्रंट में ही दिखेगा। तो ऊपर फ्रंट में जो है वो इस तरीके से सर्किल में जो है वो छप जाएगी वो। तो पहले इधर तो आ रहा होगा कंपनी का नाम और इधर अंदर की तरफ आ रहा होगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो क्या है, वो एक प्रकार से मान लिया गया कि इस पे कंपनी ने अपना क्या करा है, ऑफिशियली साइन कर। समझ गए आप मेरी बात, क्लियर। चलो अब इसको हटाओ, आओ। अरे अब भाई धीरे धीरे सीखने में आएगा। क्या है, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेना तुमको। स्क्रीनशॉट का क्या पड़ा, मेरे समझ नहीं है ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्क्रीनशॉट का है भाई, बताओ तो क्या हुआ। ये स्क्रीनशॉट का क्या लपड़ा है, वही है क्या, मेरे को माजरा समझाओ तो सही तुम्हारी क्लास में। स्क्रीनशॉट क्या है इसका, वो कल किसी ने नोट्स मांगे थे मेरे से तुम्हारी क्लास में से, कौन था, नहीं वो किसी स्टूडेंट, मेरे को उस ग्रुप में ऐड नहीं किया ना तो मैं दूं कैसे, बट किसी स्टूडेंट को, किसी गर्ल स्टूडेंट ने मेरे से वो नोट्स लिए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। उन्होंने मेरे से नोट्स मांगे थे तो मैंने दे दिया था फर्स्ट चैप्टर। तो अब वो यदि हो अभी क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन में प्रेजेंट तो वो आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि मैं एडेड नहीं हूँ तो इसलिए मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकता इस वजह से। सर मुझे भी चाहिए नोट। मैडम मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं सभी को दूंगा, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं चूँकि उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए क्या नहीं मेरे को करना मत ऐड, अब वो सर करेंगे।
हाँ तो एक काम करूँगा, मैं अभी मेरा नंबर शेयर कर दूंगा, मेरे पास में फाइल पड़ी हूँ, मैं आपको दे दूंगा, आप उस ग्रुप में पोस्ट कर देना। अभी एक बार क्लास के बाद में कर लेंगे अपन ये काम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं आप। राष्ट्रपति से आपको अवार्ड दिलवाया जाएगा उसके बाद। क्या आपने मुझे ऐड करवाया? आप मत बोलना, वो अपने आप ऐड कर देंगे, आप शांति रखो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था पॉइंट, वो कॉमन सील वाली बात बता रहा था। तो कॉमन सील कैसे लगाई जाएगी ये समझ में आ गया, बट ये हमारे एग्जाम के लिए काम का नहीं था, जो मैंने 10 मिनट खराब करी, तुम्हारी जानकारी के लिए था कि यदि क्या डिलीट कर दिया, क्या डिलीट नहीं नहीं मैंडेटरी नहीं है तो डिलीट मत मारो उसको, क्योंकि जब कहीं काम करोगे प्रैक्टिकली बैठ के आगे सीएमए बनने के बाद तो वो चीज़ काम में आएगी। फिर देखो बोले यार ऐसी मशीन देखी तो दी गई, है क्या इसमें, है तो सही कुछ ना कुछ, फिर याद आएगा ओ अरे ये तो बताई थी, वो सिस्टम है। तो इसलिए अभी उसको ध्यान में रखो, समझ गए आप मेरी बात। अब सुनो, अब देखो यहाँ पे अनेक चीज लिखी हुई है कॉमन सील, इसमें एक पॉइंट लिख रहा है द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। बधाई हो। क्या मतलब अब क्या है, अब है रखो तो रखो, नहीं मत रखो बाढ़ में जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब तुम कहोगे, तुम्हारे दिमाग में सवाल दौड़ रहा होगा, बोले सर रखी कॉमन सील, जब तो कॉमन सील टिका दूंगा, नहीं रखी तो क्या, वो तो लिखा हुआ है पढ़ लिया। अच्छा और पूछू फिर। तुम सस्पेंस खराब मत करा करो, सिखाओ, सस्पेंस खराब नहीं करना होता। सुनो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पता है तो मैं बाकी लोगों को भी बता देता हूँ। देखो आपका एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 के अंदर, ये याद करना है आपने, ये याद करना है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया, कानून चेंज हुआ। 2015 तक में क्या था, सभी कंपनियों के लिए ये चीज जरूरी थी, रिक्वायर्ड था कि आपको कॉमन सील रखनी ही रखनी पड़ेगी। 2015 का अमेंडमेंट एक्ट आया ना, उससे पहले तक में ये चीज जरूरी थी कि आपको कॉमन सील बनानी है तो बनानी है, नो ऑप्शन वाज देयर। बट 2015 में गवर्नमेंट को लगा अमेंडमेंट के समय पे कि बोले यार इसकी कोई नीड की मतलब नीड नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, किसकी, कॉमन सील की, बोले इसको हटा दो, इसको ऑप्शनल कर दो। तो गवर्नमेंट ने कानून में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने क्या कहा कि बोले साहब अब आपको कंपलसरी नहीं है क्या रखना, कॉमन सील रखना। तो अब कंपनियों ने कहा कि बोले साहब आप चलो कॉमन सील हटवा रहे हो, हटा देते हम, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कंपनी के साइन करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, तो उसका आंसर अपने को कहां पे मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा उस सवाल का हमारे को यहां पे। आंसर क्या है, आफ्टर दिस अमेंडमेंट, मतलब 2015 के बाद, इन केस कंपनी डज नॉट हैव, क्या लिखा है, डज नॉट हैव, यदि कंपनी के पास में क्या नहीं है, कॉमन सील, तो फिर साइन कैसे करेगी कंपनी, द ऑथोराइजेशन शैल बी मेड, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में तुमको कॉमन सील लगानी थी, अब वहां कॉमन सील तो लगाओगे नहीं क्योंकि तुम्हारे पास कॉमन सील है ही नहीं, तो फिर ऑथराइजेशन कैसे करेंगे, नंबर 1 बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं आपके, एक डायरेक्टर तो होगा नहीं, ये तो पता है बात, इतनी सी तो कम से कम 2 डायरेक्टर तो होंगे, तो 2 डायरेक्टर जो आपकी कंपनी में पोस्टेड है ना, उन दोनों डायरेक्टर्स के साइन वहां पे क्या कर दिए जाएंगे, D1 और D2, ये साइन हो गए साहब। तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी कंपनी के द्वारा अपने उस डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगा दी गई। पहला ऑप्शन। साहब हमारा एक डायरेक्टर रॉबर्ट कनाडा गया हुआ है, अब ऑप्शन नंबर 1। अब आओ ऑप्शन नंबर 2, क्या लिखा है, बाय अ डायरेक्टर, एक, वो एक तो क्या हुआ ना, एक डायरेक्टर और प्रतीक सर, समझ गए, आ गई बात समझ में। अरे मेरा नाम मत लिख के आना एग्जाम में, यहाँ पे लिख दो बाय हर डायरेक्टर एंड प्रतीक बंसाली। बोला हमें तो ये बताया था, हम क्या करें, हमारे को तो जो पढ़ाओगे वही लिखेंगे। मेरा मतलब ये है कि यदि आपके पास 2 डायरेक्टर उपलब्ध हैं एट ए टाइम साइन करने के समय इंडिया में, तो तुम क्या करोगे, पहले 2 डायरेक्टर्स को प्रायोरिटी दोगे, बोले डायरेक्टर साहब आप आइए प्लीज, D1 ये साइन करो, सब D2 आप ये साइन करो, काम खत्म। कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले ऑप्शन में ध्यान रखना।
लेकिन यदि आपके पास में दोनों डायरेक्टर्स की एट ए टाइम उपलब्धता ना हो, अवेलेबिलिटी ना हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास कंपनी में एक डायरेक्टर तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे घूमने जाएंगे एक साथ, एक को तो पकड़ो। दूसरी बात, फिर आपकी कंपनी में जो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है, इधर लिख रहा हूं, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, उस होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी के साइन भी आपको डायरेक्टर के साथ में कराने पड़ेंगे। तो क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि कंपनी की कॉमन सील आपके द्वारा लगा दी गई। समझ गए क्या आप ऑप्शन क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन अपने पास में दो डायरेक्टर यदि अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन 2 एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। आ गई बात समझ में? चलो अब क्या लिखता है, अब तो हो गया कंप्लीट ये काम। बताओ यहां तक में कोई डाउट है तो पहले बोलो। नहीं है? डन है। अच्छा अब आता हूं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स का ट्रांसफर। एक बात बताओ, शेयर को ट्रांसफर करा जा सकता है क्या? मतलब बेचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहले आप समझ लो क्योंकि इसमें लिखवाऊंगा फिर मैं आपको। अभी एक सेक्शन है, जिस सेक्शन का नंबर क्या है, सेक्शन का नंबर है 44, याद करना है। सेक्शन 44 क्या बोलता है भाई साहब? सेक्शन 44 ये बोलता है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स, वो कंपनी की क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। समझ गए? कंपनी के शेयर क्या है? कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी है, विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आ गई बात? क्योंकि मूवेबल है ना, बिल्डिंग मूवेबल है क्या? नहीं करो तुम, लगा टायर ले जाओ गांधीनगर मोड़ से घुमा के गाड़ी ले आओ, है नहीं? एसी ले जा सकते हो, टेबल, कैमरा, ये कैमरा है क्या? फिर कैमरा, पंखा हो गया, चिड़िया उड़, तोता उड़, भैंस, हाँ आ गए। बस ये वही वाला था सिस्टम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप मूवेबल प्रॉपर्टी को जिस प्रकार से वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हो, उसी प्रकार से कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 44 है, 44 धारा है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है साहब आपके जितने शेयर हैं, सिक्योरिटीज हैं, आपके बॉन्ड हैं, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं? जिसको कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करा जा सकता है। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया? द शेयर्स ऑफ द मेंबर एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मे बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब ये नहीं फोकट में ट्रांसफर कर दो। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि आपको बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के ट्रांसफर करना है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर और क्लॉज नंबर ए में। इसलिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स किसी भी व्यक्ति को, मनचाहे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर आपके द्वारा आपके मनचाहे व्यक्ति को जब चाहे आप अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखाऊंगा, इस पॉइंट को आप लिखना शुरू करिए। इसमें हेडिंग डालिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हेडिंग डालिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिखिए एज पर सेक्शन 44, as per section 44 as per section 44 of the Companies Act 2013, as per section 44 of the Companies Act 2013 comma the securities of the company, the securities of the company, the securities of the company are, the securities of the company are movable property, the securities of the company are movable property। फिर आगे लिखो which can be transfer, which can be transfer, which can be transfer from one person to another person, which can be transfer from one person to another person in the manner, in the manner, in the manner which is provided, in the manner which is provided under, which is provided under article of association। पता ना आर्टिकल और मेमोरेंडम दो होते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें आर्टिकल की बात कर रहा हूं, विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फुल स्टॉप, which is provided under the article of association full stop। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो इसमें आगे,
प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड वाली बात भी तो लिखनी पड़ेगी, वो लिखो अगला पैराग्राफ चेंज करके। यहाँ तक लिख लिया? ऑनलाइन लिख लिया क्या बेटा? ऑनलाइन लिख लिया क्या? यस यस सर यस सर। एक लाइन छोड़ो, अगला नए पैराग्राफ में लिखो बेटा, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, फिर कॉमा, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, फिर कॉमा, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कॉमा, द शेयर्स ऑफ द कंपनी, द शेयर्स ऑफ द कंपनी, the shares of the company can be transferred, the shares of the company can be transferred among, among, among the shareholders, directors, among the shareholders, उसके बाद में कॉमा लगाना, फिर आगे लिखना डायरेक्टर्स, फिर कॉमा लगाओ, आगे लिखो एम्प्लॉइज, comma, their relatives and friends, their relatives and friends, but not to the outsider, but not to the outsider, but not to the outsider, full stop। फिर नया पैराग्राफ लिखो, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, लिखो बेटा, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कॉमा, आगे लिखें द शेयर्स ऑफ द कंपनी, द शेयर्स ऑफ द कंपनी, द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर, द शेयर्स ऑफ द कंपनी, the shares of the company can be transferred to any person, the shares of the company can be transferred to any person, full stop, काम खत्म। आप समझ गए? आप, मैंने आपको तीन बातें बताई। पहला सेक्शन 44 बताया, 44 क्या बोलता है कि कंपनी की सिक्योरिटीज which can be transferred from one person to another person as the manner provided in हाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ए है ना। दूसरी बात, फिर अपन ने दो चीजें समझी। पहला समझा अपन ने प्राइवेट कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के लिए अपन आउटसाइडर को नहीं बोल सकते कि बेटा तू आ और तू आके शेयर ले ले ना। अपन किसको देंगे? जो प्राइवेट कंपनी के ही मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉइज और इन तीनों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, तीनों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, हम उनको शेयर दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, सर पब्लिक कंपनी में क्या होगा? पब्लिक कंपनी के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि आप शेयर जिस भी व्यक्ति को देना चाहो, नॉन पर्सन, अननोन पर्सन, आउटसाइडर, इनसाइडर, जिस व्यक्ति को देना चाहो उस व्यक्ति को दे दो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कहीं पर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं आती। क्लियर है भैया? फंडामेंटल डन। अच्छा, तो अब बताओ, पहले यहां तक में कोई डाउट है? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। सर फ्रेंड्स और रिलेटिव आउटसाइडर्स नहीं माने नहीं बेटा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आउटसाइडर नहीं माना जाता है। ज्यादा जानकारी मैं आपको तब दूंगा जब मैं आपको टाइप ऑफ कंपनी में पढ़ाऊंगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तब मैं आपको बताऊंगा। वहां पे कुछ अंदर की बातें और है, राज की बात, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो आपको भी नहीं बताऊंगा वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ टाइप ऑफ कंपनी में, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तब मैं आपको और डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा ये वाली चीज कि अपन आउटसाइडर को कैसे यहाँ पे अपन शेयर दे सकते हैं जबकि मना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा तरीका कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो मैं सिखाऊंगा आपको जब प्राइवेट कंपनी का लेक्चर अपन पढ़ेंगे उस समय। आ गई बात समझ में? टाइम हो गया सर मेरी क्लास का, आई थिंक 11:50 तक है ना, राइट? अब डिस्कस करेंगे आगे का अपन कल, ठीक है? मेरी बात सुनो, यहां तक का अपना कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद में कल मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटी टू स्यू। ये यहां तक पे 7 पॉइंट हो रहे हैं। मैंने आपको कमिट किया था 10 पॉइंट। एक इसमें मेरे को आर्टिफिशियल पर्सन वाला लिखवाना है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है? यस सर यस सर। सुनो, 7 पॉइंट इधर दिए हुए हैं। मैंने तुमको बोला था बड़ा सवाल इस पे पूछ सकता है, इसलिए 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो कल तुम्हारे को बाकी के 3 पॉइंट और लिखवा के और इस टॉपिक को यहीं कहीं खत्म कर देंगे।
तो कल तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी वाला जो टॉपिक है विद मीनिंग, विद डेफिनेशन, विद हिस्ट्री, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपन जब मंडे को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब मैं शुरू करूंगा इसके आगे का टॉपिक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।